गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनवायरमेंटल बायोलॉजी की हमारी जो क्लास है उसके अंदर टॉपिक चल रहा है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं बच्चों प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कि हमारी प्रकृति के अंदर प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं, उपलब्ध होते हैं और जो मनुष्य और अन्य जो जीव जंतु है उनके सर्वाइवल के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। लाइक हम बात करें वाटर की, एयर की, ओके, फॉरेस्ट एरिया जो हमारे हैं, हमारा जो वाइल्ड लाइफ है, ओके, हमारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, कोल है, नेचुरल गैस, ये सारे जो संसाधन हैं वो किसकी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी के अंदर। प्राकृतिक संसाधन क्या है ये हम पढ़ चुके हैं और प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण भी हम कल पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज, बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हमने पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज, एक्चुअल नेचुरल रिसोर्सेज, रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, स्टॉक नेचुरल रिसोर्सेज हमने पढ़े हैं और हमने जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज और नॉन रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। और अब हम मुख्य जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम कल जल जो है वो पढ़ चुके हैं कि जल हमारा जो है मेन प्राकृतिक संसाधन, कितनी मात्रा के अंदर हमारी पृथ्वी के अंदर जल उपलब्ध है, जल की क्या क्या उपयोगिताएं हैं और जल जो है वो किस प्रकार से हमारे जो पर्यावरण के अंदर प्रदूषित हो रहा है और किस प्रकार जल की धीरे धीरे जो है पृथ्वी पर कमी आ रही है, इसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आज हम हमारा जो अगला प्राकृतिक संसाधन है वो ले रहे हैं हमारा एयर, वायु। ओके, आप लोगों को पता है कि क्लीन एयर जो है वो हमारा जो पृथ्वी है, प्लेनेट है, उसके ऊपर लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। हमारे जितने भी जीव जंतु जो हैं जो हमारी पृथ्वी पर उपस्थित हैं उन सब के लिए, प्लांट्स, एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए एयर जो है वो एक मुख्य इसेंशियल प्राकृतिक संसाधन है। एयर जिसके अंदर आप लोग जानते हो कि जो हमारी एयर है वो वेरियस टाइप की गैसेस से मिलकर बनी हुई है, जिसके अंदर मुख्य गैस की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन, ये जो गैसेस हैं ये मुख्य गैस है, जिसके अंदर आप सब जानते हो कि जीव जंतुओं को अपने रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ओके, इसी प्रकार प्लांट्स जो अपने फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें जो है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार प्लांट, एनिमल और जो हमारा वाइल्ड लाइफ है उसके एग्जिस्टेंस के लिए हमारी जो वायु है वो एक मुख्य प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन ये जो प्राकृतिक संसाधन है वो धीरे धीरे अनेक प्रकार के जो प्रदूषक हैं, जो मुख्यतः हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू फैक्ट्री से निकलने वाले जो धुआं है वो, और जो आज के डेट के अंदर जो ऑटोमोबाइल्स का जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है उनसे निकलने वाले जो हानिकारक पॉल्यूटेंट्स हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर जो है वो एयर पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये एयर पॉल्यूशन जो हम पिछली क्लास के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, एयर पॉल्यूशन टॉपिक के अंतर्गत, ये एयर पॉल्यूशन क्या कर रहा है, ये एयर पॉल्यूशन हमारे जो वातावरण की एयर है उसको प्रदूषित कर रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को जो है प्रदूषित कर रहा है। और इसके अलावा ये जो हानिकारक विषैली गैसेस इसके इन वेरियस जो है एक्टिविटीज के द्वारा रिलीज हो रही हैं, ये हानिकारक गैसेस जो होती हैं वो हमारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जनरेट कर रही हैं, बढ़ा रही हैं। ओके, तो यदि हम देखें तो आज की डेट के अंदर हमें यदि हमारी एयर के, हमारे वातावरण की एयर को यदि हमें क्लीन रखना है तो हमें हमारे एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, उसे कम करना पड़ेगा। ओके, और एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमें कई प्रकार के जो है वो मेथड्स अपनाने होंगे। फॉर एग्जांपल हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग हमारे ओन व्हीकल्स या कार पूलिंग जैसी जो है वो हमें मेथड्स अपनाने चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला रिसोर्स है दैट इज लैंड रिसोर्सेज। ओके, लैंड जो देखिए हम दैट इज द नेचुरली अकरिंग
रिसोर्स है हमारी पृथ्वी का, एंड लैंड प्रोवाइड द बेस फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। हमारे जितने भी लिविंग बींग्स है, टेरेस्ट्रियल लिविंग बींग्स है, उनके सर्वाइवल के लिए बेस प्रोवाइड करता है। और लैंड जो रिसोर्सेज है वो मेन हमें हमारा जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको बनाने का कार्य करता है। ओके, लेकिन क्या हो रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, डिमांड ऑफ लैंड बढ़ रहा है। किसके लिए, एक तो जो है वो रेजिडेंस के लिए, और दूसरा एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए। और ओवर पॉपुलेशन जो हो रही है अर्थ के अंदर, उसकी ओवर पॉपुलेशन के नीड्स को कंप्लीट करने के लिए जो है वो हमारी जो भूमि है वो तेजी से कंज्यूम होती जा रही है। ओके, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो एक्टिविटी, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, ये एक्टिविटीज जो है वो उस लैंड की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही जो क्राइटेरिया है इसको डिग्रेड करने का कार्य कर रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, और साथ के साथ जो है वो लैंड के लिए भी एक प्रकार का कंपटीशन जो है वो उपस्थित हो रहा है। ओके, अब हम बात करें अगला रिसोर्स, दैट इज फॉरेस्ट। देखिए, फॉरेस्ट जो है वो मनुष्य और वाइल्ड लाइफ जो हमारा अर्थ का है उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ओके, फॉरेस्ट की यदि हम बात करें तो फॉरेस्ट क्या है, दिस इज अ डोमिनेंट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। डोमिनेंट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, और यदि हम इकोसिस्टम ऑफ अर्थ है, एंड यदि हम बात करें पूरे विश्व के अंदर, तो फॉरेस्ट एरिया जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे पूरे विश्व के अंदर। फॉरेस्ट अकाउंट्स फॉर 75% ऑफ द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शंस ऑफ द अर्थ्स बायोस्फीयर एंड कंटेन्स 80% ऑफ द अर्थ्स प्लांट बायोमास। ओके, फॉरेस्ट के अंदर जो है, जो हमारा अर्थ का बायोस्फीयर है उसका लगभग 75% ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो फॉरेस्ट के थ्रू होता है, और लगभग 80% अर्थ प्लांट बायोमास फॉरेस्ट एरिया के अंदर पाया जाता है। यदि हम इंडिया की बात करें बच्चों, तो इंडिया ने एक वन नीति बना रखी है जिसके तहत लगभग 33% जो एरिया है हमारा इंडिया का लैंड का, उसके अंदर जो है फॉरेस्ट होना अनिवार्य है। ओके, और जो हमारे मैदानी इलाके हैं उसके अंदर 25%, और जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं उनके अंदर लगभग 40% जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। ओके, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। यदि हम इंडिया की बात करें तो केवल 20.5% जो एरिया है वो अभी फॉरेस्ट कवर है। ओके, और यदि हम ओवरऑल देखें तो अर्थ के अंदर लगभग 29.5% एरिया जो है वो टेरेस्ट्रियल एरिया है, जिसमें से पूरे अर्थ की यदि हम बात करें तो उसके अंदर टोटल अर्थ का 24.4% जो एरिया है वो हमारे फॉरेस्ट से कवर है। देख, ओके, ये फॉरेस्ट जो है वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट मैनी कंपोनेंट्स दैट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो फॉरेस्ट के अंदर जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिनसे फॉरेस्ट बना है उनको हम 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, बायोटिक कंपोनेंट्स, ओके, बायोटिक कंपोनेंट्स, एंड अबायोटिक जिनको हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी कहते हैं। इनके बारे में हम पिछली कक्षाओं के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब हम बात करें, देखिए फॉरेस्ट एरिया होता है वो कई लेयर्स का बना हुआ होता है। जब हमने फॉरेस्ट इकोसिस्टम पढ़ा था तब हमने लेयर्स की बात करी थी, सच एज फॉरेस्ट फ्लोर, अंडर स्टोरी, कैनोपी एंड इमर्जेंट लेयर्स। ओके, लेकिन क्या हो रहा है, हमने कहा 33, इंडिया की बात करें तो 33% में फॉरेस्ट जो है एरिया होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड consequently expansions of the modern civilization क्या हो रहा है, there has been continuous depletion of natural forest over the centuries। ओवर जो पॉपुलेशन हमारी हो रही है और पॉपुलेशन की बेसिक नीड, जैसे शुरुआत में मैंने कहा था मनुष्य और वाइल्ड लाइफ के लिए जो ये मेजर इम्पॉर्टेंट जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट जो है वो मनुष्य के लिए
दो प्रकार के उत्पाद जो है इसके द्वारा मनुष्य प्राप्त करता है। एक तो इसका होता है टिम्बर, इससे प्राप्त होता है टिम्बर, जो हमारी वुडी जो प्रोडक्ट जो कि फर्नीचर के काम में आते हैं या इमारत बिल्डिंग्स बनाने के अंदर जो वुड्स काम में आती है वो हमें फॉरेस्ट के द्वारा प्रोवाइड होती है। इसके अलावा फॉरेस्ट जो होता है वो कुछ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें हनी की बात करें, ग्रेन्स की बात करें, फाइबर्स की बात करें, पशुओं के लिए चारे की बात करें, तो ये जो बेसिक जो हमारी जो नीड्स हैं वो फॉरेस्ट जो है वो कवर करता है। ओके, यदि हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज के और यूजेस देखें तो हमने कहा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज तो है ही, एंड forests are vital for the ecological balance and play an important role in temperature regulation in the atmosphere। देखिए फॉरेस्ट जो होता है वो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने का कार्य भी करता है और इसके अलावा एटमॉस्फेयर के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन का कार्य भी करता है। इसके अलावा फॉरेस्ट जो होता है वो एनिमल्स के लिए फूड का तो बेसिक रिजर्वायर है ही, हमें कई प्रकार की मेडिसिन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो है वो फॉरेस्ट से मिलते हैं। इसके अलावा जो वाइल्ड एनिमल्स है उनके एक हैबिटेट या हमें क्या है कि उसका शेल्टर प्रोवाइड करने का कार्य भी फॉरेस्ट के द्वारा किया जाता है। ओके, इसके अलावा फॉरेस्ट जो होता है वो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है। ओके, फॉरेस्ट प्रोवाइड क्या क्या करते हैं, टिम्बर्स, बैम्बू, कैन्स, लीव्स, ग्रास, ऑयल, रेजिन्स, गम्स, शेलेट, टैनी मटेरियल्स, डाइज, हाइड्स, फर, फ्रूट्स, नट्स, रूट्स, ट्यूबर एंड अन्य जो यूजफुल थिंग्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के काम आने वाले हैं वो फॉरेस्ट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है उन इंडस्ट्रीज के अंदर फॉरेस्ट के थ्रू जो है रॉ मटेरियल्स जो है वो मनुष्य प्राप्त करता है। ओके, इसके अलावा फॉरेस्ट जो है वो कई प्रकार के जो मेडिसिनल हर्ब्स एंड प्लांट श्रब्स होते हैं उनको वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, फॉरेस्ट या वनों से प्राप्त होते हैं। ओके, और डायरेक्ट या इनडायरेक्टली हम देखें तो हमने कहा टेम्परेचर रेगुलेशन, प्रेसिपिटेशन रेगुलेशन, मॉइस्चर एंड अंडरग्राउंड वाटर टेबल रेगुलेशन का कार्य जो होता है वो फॉरेस्ट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा फॉरेस्ट के अंदर क्या है, घने जंगल जो है वो वृक्ष पाए जाते हैं और ये वृक्ष जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर बाढ़ और मृदा इरोजन, ओके, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन को रोकने का कार्य करते हैं। ये जो वृक्ष होते हैं वो लैंड डिग्रेडेशन का जो है वो उसको रोकने का कार्य करते हैं और साथ के साथ में ये एयर की क्वालिटी और वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि देयर आर वेरियस टाइप्स एंड वेरियस नंबर ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं और प्लांट्स आप लोग जब जानते हो कि प्लांट्स जो होते हैं वो हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको क्लीन करने का कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और जितने ज़्यादा संख्या के अंदर प्लांट्स यदि हमारी अर्थ पे होंगे तो उतनी ही बड़ी मात्रा के अंदर हमारा जो एयर है वो क्लीन होता जाएगा। ओके, इसके अलावा फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमारे सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन को भी प्यूरिफाई करने का कार्य करते हैं। ओके, अब हम बात करें सॉइल की। देखिए सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है अर्थ का और ये सॉइल जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे फूड के प्रोडक्शन के अंदर और जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स है उनके निर्माण के लिए और एनर्जी के जो सोर्सेस है उनके जनरेशन के लिए जो है वो जरूरी होती है। ओके, soil is essential for the function of ecosystem providing nutrients, oxygen, water and heat। इसलिए हमें जरूरी होता है soil resources and soil resources are being degraded by poor agriculture practices and केमिकल कॉन्टामिनेशंस जो वेरियस फैक्ट्रीज के थ्रू जो वेरियस जो हमारे फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज है या अदर जो डाइज की फैक्ट्रीज हैं, जो आर्टिफिशियल कलर निर्माण की फैक्ट्रीज हैं, केमिकल निर्माण की फैक्ट्रीज हैं, उनके थ्रू जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं उसकी वजह से हमारा जो सॉइल रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे जो है वो प्रदूषित हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। ओके,
करें हमारा जो मेन अन्य प्राकृतिक संसाधन है दैट इज कोल। कोल आप सब लोग जानते हो, पीपल हैव बीन यूजिंग कोल एज ए हीट सोर्स फॉर सेंचुरीज। कई सदियों से जो है कोयला जो है एक ऊर्जा के उत्पाद के रूप में जो है वो सोर्स के रूप में काम में लिया जा रहा है। यदि हम बात करें टुडे सोसाइटी तो कोल हैज बिकम द प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। जो हमारे थर्मल पावर स्टेशन होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बेसिकली जो प्राइमरी सोर्स के रूप में कोल या कोयले का उपयोग किया जाता है, जैसे आप लोग सब जानते हो। क्यों? क्योंकि इट इज अबंडेंट, हैज हाई एनर्जी आउटपुट एंड इज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। ओके, कोल क्या है बच्चों? कोल आप लोग सब जानते हो कि कोल क्या है? इज ए फॉसिल फ्यूल, एक जीवाश्म ईंधन है। ओके, और इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? दिस इज नॉन एज द क्वालिफिकेशन। जैसे आप लोग सब जानते हैं प्लांट दैट फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इन स्वयं फॉरेस्ट डाइड एंड फॉर्म लेयर्स ऑफ पिट that were buried through geological process and then altered through heat and pressure in low oxygen environment. This process is known as qualification. देखिए जो हमारे जो लाखों वर्ष पूर्व जो प्लांट्स इस अर्थ पर उपस्थित थे, धीरे धीरे क्या हो गए? वो मृत हो गए, डाइड हो गए, और वो पृथ्वी के नीचे जो है वो पिट की उन्होंने लेयर्स के रूप के अंदर ये फॉर्म हो गए। ओके, अब क्या हुआ? धीरे धीरे हजारों लाखों वर्षों तक एक जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू इन लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के अंदर हीट और प्रेशर की वजह से ये जो हमारे मृत जो हमारे डेड ऑर्गेनिक मैटर था प्लांट्स का, वो धीरे धीरे किसके अंदर चेंज हो गया? कोयले के अंदर चेंज हो गया। ओके, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ओके, according to the US Geological Survey, one of the more serious environmental issue is the adverse effect on surface and groundwater from the disposal of ash and sludge that results from the burning of coal and the cleaning of flue gases. Okay, देखिए कोल जो है हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और चूंकि ये अबंडेंट मात्रा के अंदर उपलब्ध है हमारे अर्थ के अंदर, तो इसका क्या हुआ? अत्यधिक दोहन होने लगा, जिसकी वजह से इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एश एंड स्लजेस, वो हमारे जो सरफेस और ग्राउंड वाटर है उसको प्रदूषित करने का कार्य सर्वाधिक मात्रा के अंदर कर रहे हैं। और क्योंकि कोयले के दहन से और या फ्लू गैसेस की जो क्लीनिंग से क्या होता है, ये जो एशेस स्लज निकलती हैं जो कि हमारे सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर को जो है वो प्रदूषित करने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कोल इज ऑल्सो ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। एयर पॉल्यूशन, कोयले के दहन से हानिकारक जो है वो गैसेस निकलती है। मुख्य गैस इसके अंदर यदि हम देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में, तो जो है प्राइमरी सोर्स है ये हमारे एयर पॉल्यूशन का भी। ओके, प्रॉब्लम यदि हम देखें कोल को लेकर, क्यों? क्योंकि दिस इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फ्यूल। जो हमारा ईंधन है उसका बहुत चीपेस्ट जो है ये स्रोत पाया जाता है यदि हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ओके, अगला जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है दैट इज नेचुरल गैस। ओके, नेचुरल गैस सप्लाइज अबाउट 22% ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड्स एंड इट इज यूज्ड एज एन एनर्जी सोर्स फॉर हीटिंग, कुकिंग एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए नेचुरल गैस जो है वो हमारा जो नेशन का 22% ऑफ एनर्जी नीड प्रोवाइड करती है, और ये हमारे हीटिंग, कुकिंग और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के अंदर मुख्य एनर्जी सोर्स का कार्य करती है। इसके अलावा जो नेचुरल गैस है वो प्लास्टिक मेकिंग के अंदर और अन्य जो कमर्शियल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके मेकिंग के लिए, उनके प्रोसेस के अंदर जो है वो यूज की जाती है। नेचुरल गैस भी बच्चे एक प्रकार का क्या है? फॉसिल फ्यूल है, जो किसके द्वारा क्रिएटेड होता है? बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल यूजुअली फ्रॉम एंशिएंट मराइन ऑर्गेनिज्म इन एन एनारोबिक एनवायरनमेंट।
एनारोबिक एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली जो हमारे मराइन जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के डिकम्पोजिशन से फॉसिल फ्यूल के रूप में नेचुरल गैस क्रिएट होता है। देखिए देयर आर टू कैटेगरी ऑफ नेचुरल गैस डिपॉजिट्स, कौन कौन सी, कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल। ओके, कन्वेंशनल डिपॉजिट्स क्या होते हैं बच्चों, कन्वेंशनल डिपॉजिट्स आर एसोसिएटेड विद द ऑयल रिजर्व्स, जो कि ऑयल रिजर्व्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जब ऑयल जो रिजर्व्स हैं उनकी माइनिंग की जाती है तो उनके साथ साथ के अंदर नेचुरल गैस का उत्पादन भी होता है। और अनकन्वेंशनल डिपॉजिट्स इंक्लूड कोल बेड, मेथेन, शेल गैस एंड टाइट गैस सैंडस्टोन्स जो हैं जहां से नेचुरल गैस निकलती है, ये इसके अनकन्वेंशनल डिपॉजिट्स कहलाते हैं। ओके, अब हम बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, फॉर एग्जांपल ऑयल्स की। तो नेचुरल गैस की तरह ऑयल इज क्रिएटेड थ्रू द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन एन एनारोबिक एनवायरनमेंट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये भी एक प्रकार का फ्यूल है जो कि कई लाखों हजारों साल पहले जो हमारा डेड ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन जो एनारोबिक एनवायरनमेंट के अंदर हुआ है उसके थ्रू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रूप में जो हमारा ऑयल लाइक कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इस फॉर्म्स के अंदर जो है हमारा ऑयल पृथ्वी के ऊपर उपलब्ध है। ओके, oil supplies approximately 40% of the nation's energy needs and is used for the production of gasoline, diesel fuel, jet fuel, propane and asphalt के रूप के अंदर जो है ये ऑयल का प्रोडक्शन होता है। ओके, इसके अलावा जो ऑयल है वो यूज होता है किसके अंदर, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स for production of plastics, synthetic rubber and various type of chemicals. Okay, देखिए the location of oil and gas reserves is determined by plate tectonic। प्लेट टेक्टोनिक के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसके द्वारा जो हमारे ऑयल और जो गैस रिजर्व्स है उनकी जो लोकेशन है वो डिटरमाइन की जाती है। दिस इज व्हाई मोस्ट ऑयल इज फाउंड इन डेजर्ट्स, आर्टिक रीजन्स, रिवर डेल्टास एंड कॉन्टिनेंटल मार्जिन ऑफ शोर के अंदर हमारा जो मुख्य जो ऑयल की रिजर्व्स है वो इन एरियाज के अंदर पाए जाते हैं। ओके, प्लेट टेक्टोनिक्स क्रिएट द लोकेशंस फॉर एनर्जिक बरियल एंड द हाई प्रेशर एंड हीट रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनिक मैटर टू टर्न्स टू ऑयल। ओके, अब हम बात करें साल्ट की। साल्ट आप लोग सब जानते हो, साल्ट जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। इट इज एसेंशियल मिनरल फॉर द लाइफ ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ओके, साल्ट इज माइंड थ्रू वन ऑफ 4 मेथड्स के द्वारा जो है वो हम साल्ट के माल्टिंग कर सकते हैं, सॉरी माइनिंग कर सकते हैं। कौन कौन सी, एक तो रॉक साल्ट माइनिंग है जो कि रॉक साल्ट माइनिंग अंडरग्राउंड सॉल्यूशन माइनिंग है बाय इंजेक्टिंग ए सॉल्वेंट दैट डिसॉल्व अंडरग्राउंड साल्ट एंड दैट इज रिकवर्ड थ्रू सोलर इवेपोरेशन। सी वाटर इवेपोरेशन है, इन विच क्या करते हैं, सी वाटर इज कलेक्टेड इन सोलर इवेपोरेशन ponds एंड इनलेट सोलर इवेपोरेशन है विच इज सिमिलर टू सी वाटर इवेपोरेशन, बट ये किस प्रकार का होता है, ये इनलैंड होता है। ओके, ओवर 40% ऑफ द साल्ट माइंड इज यूज्ड इन द केमिकल इंडस्ट्री with another 40% being used as dicer on roads in the winter. Okay, and the remaining जो 20% है is spread out over processing of table salt जो हम यूज लेते हैं and manufacturing of rubber and other goods. Okay, तो ये आज हमने मुख्य जो प्राकृतिक संसाधन है उनके बारे में पढ़ा है। अगले प्राकृतिक संसाधन जो हमारे हैं उनके नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल बायोलॉजी की क्लास के अंदर हम वेरियस टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं। जो हमारा अगला नेचुरल रिसोर्सेज है प्राकृतिक संसाधन, दैट इज कॉपर। कॉपर जो है क्या है, हमारे जो मुख्य मेटेलिक एलिमेंट्स है पृथ्वी के अंदर उपलब्ध उसका एक प्रमुख मेटेलिक एलिमेंट्स है जो कि प्राकृतिक रूप के अंदर पृथ्वी के अंदर पाया जाता है और हजारों वर्षों से मनुष्य के द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है। मुख्य रूप से हम देखें तो कॉपर जो है वो किसके लिए
काम में लिया जाता है, कहाँ यूज होता है, इन इलेक्ट्रिकल वायर, जो हमारे बिजली के वायर्स हैं उनको बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल मशीनरी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रूफिंग एंड प्लम्बिंग के लिए कॉपर यूज में लिया जाता है। ओके, इसके अलावा कॉपर इज ऑल्सो यूज इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एंड फंगिसाइड्स फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर भी कॉपर को एज ए फंगिसाइड्स और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के रूप में काम में लिया जाता है। ओके, यूनाइटेड स्टेट जो है वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का, एंड विच इज माइंड फ्रॉम कॉपर ओर्स एंड रिकवर्ड थ्रू रिसाइकलिंग। जो हमारे कॉपर के अयस्क है उसके द्वारा इसका खनन किया जाता है और थ्रू रिसाइकलिंग इसको रिकवर्ड किया जाता है। ओके, देखिए कॉपर कैन बी रिसाइकल विदाउट एनी लॉस इन क्वालिटी। क्वालिटी के अंदर लॉस किए बिना हम इसको कॉपर को रिसाइकल कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट नियरली जस्ट एज मच कॉपर इज रिकवर्ड थ्रू रिसाइकलिंग एज इज डिराइव्ड फ्रॉम न्यूली माइंड ओर। ओके, अब हम बात करें हीलियम की। देखिए हीलियम आप लोग सब जानते हो, जब हम बैलून जब हम देखते हैं तो बैलून के अंदर कौन सी गैस बनी हुई रहती है, हीलियम गैस बनी हुई रहती है। ओके, अब बात करें रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की, तो अकॉर्डिंग टू रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री हीलियम इज नेसेसरी एज ए कूलिंग मीडियम फॉर द लार्ज हार्डन कॉलिडर, जिनको हम LHC कहते हैं। इसके अलावा सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स इन हमारे जो MRI स्कैनर्स होते हैं उसकी जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स होती हैं उसके अंदर, एंड जो हमारे NMR स्पेक्ट्रोमीटर्स एंड सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके अंदर हीलियम्स को यूज किया जाता है एज ए कूलिंग मीडियम। ओके, देखिए बिकॉज हीलियम क्या है, नॉन रिएक्टिव होती है, इसलिए इट इज यूज्ड टू क्रिएट ए प्रोटेक्टिव इनर एटमॉस्फेयर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर। फाइबर ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर्स के जो मेकिंग का प्रोसेस है उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव इनर एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हीलियम गैस को उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा हीलियम इज ऑल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट फॉर लीक्स इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में किस प्रकार का लीक है इसको देखने के लिए, एंड टू इन्फ्लेक्ट एयर बैग्स इन व्हीकल्स के अंदर जो है वो एयर बैग्स के इन्फ्लेक्ट के अंदर हीलियम गैस यूज में ली जाती है, बिकॉज इट इज नॉन टॉक्सिक एंड डिफ्यूजेस क्विकली। नॉन टॉक्सिक है और आसानी से विस्तृत हो जाती है, इसीलिए इसको एयर बैग्स के अंदर यूज किया जाता है। ओके, Helium is the second most abundant element in the solar system. It is considered a non-renewable resources. Helium एक प्रकार का non-renewable resources है, अननवीकरणीय संसाधन है। इसकी मात्रा धीरे धीरे कम होगी तो इसको पुणे रिसिंथेसाइज जो है ये नहीं हो पाता, इसलिए इसको हम non-renewable resources कहते हैं। ओके, अब हम चले आगे, तो हमारा अगला जो मेटल है दैट इज बॉक्साइट। मेटल की यदि हम बात करें तो बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट फॉर्म्स एज रॉक्स इन सॉइल विद वेरी लिटिल सॉल्युबल मटेरियल दैट आर लोकेटेड इन वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के अंदर, सॉइल के अंदर बॉक्साइट जो है वो चट्टानों के रूप में बॉक्साइट हमारा जो है वो मिनरल पाया जाता है। ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई ऑस्ट्रेलिया इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, क्योंकि ये वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के अंदर पाया जाता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो है वो ज्यादा मात्रा के अंदर हमें मिलता है। ओके, बॉक्साइट यदि हम देखें तो ये मेन इंग्रेडिएंट है किसका, एल्यूमिनियम मेटल। जो हमारा एल्यूमिनियम बनता है उसका एक मुख्य इंग्रेडिएंट है, एंड नियरली ऑल एल्यूमिनियम प्रोड्यूस्ड हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। ओके, इसके अलावा बॉक्साइट जो है वो यूज किया जाता है किसके अंदर, इन हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग प्रोसेस इन ड्रिलिंग फॉर ऑयल एंड गैस। जो हमारे ऑयल और गैस की ड्रिलिंग का जो प्रोसेस होता है उसके हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के अंदर बॉक्साइट का यूज किया जाता है। ओके, अगला जो हमारा प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी के अंदर जो मेटल आता है दैट इज आयरन। आयरन आप लोग सब जानते हो, वर्ल्ड्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटल है ये। आयरन क्या है, इट इज ए गुड कंडक्टर, ड्यूरेबल मेटल है, एंड प्लेंटीफुल मेकिंग अप 5% ऑफ द अर्थ क्रस्ट के अंदर ये हमारा आयरन उपलब्ध है। ओके, इसके अलावा किस पे यूज होता है, आयरन इज यूज टू मेक स्टील,
इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर, कंडक्ट एंड पाइप्स के अंदर, टूल्स, हैंड्स, डोर हैंडल्स, स्टोव पॉट्स एंड पैन्स एंड इवन हमारे जो सोफे फ्रेम्स होते हैं उनके मेकिंग के अंदर आयरन का उपयोग किया जाता है। ओके, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स आयरन ओर इज माइंड फ्रॉम बेंटेड आयरन फॉर्मेशंस, BIF, जिसको हम कहते हैं प्राइमरली लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, जो कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के अंदर लोकेटेड है। वहां पर आयरन अयस्क के रूप से आयरन का जो है वो प्रोडक्शन या माइनिंग की जाती है। ओके, अब हम बात करें फॉस्फोरस। Phosphorus comes from phosphate rock and is used to grow all to our foods and crops. हमारे फूड और क्रॉप्स के ग्रोइंग के लिए जो है वो फॉस्फेट रॉक के अंदर फॉस्फोरस जो है वो प्राकृतिक संसाधन पाया जाता है। ओके, अनफॉर्चुनेटली देखें तो फॉस्फेट रॉक इज ओनली फाउंड इन 3 प्लेसेस ऑन द अर्थ। कहाँ पे? यूएस के अंदर, चाइना एंड मोरक्को के अंदर केवल फॉस्फेट रॉक्स पाई जाती हैं। एंड द प्रोजेक्टेड लाइफ स्पान ऑफ द करंट नोन रिसोर्सेज इज अबाउट 100 ईयर्स। यदि हम अभी अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं फॉस्फेट के उसका देखें तो लगभग 100 साल तक हमारा फॉस्फेट जो है वो हम इसका लाइफ स्पान मान सकते हैं। ओके, तो ये हमारे आज मुख्य प्राकृतिक संसाधन हमने कंप्लीट किए।